हेलो एवरीवन, आज जो है हम लर्निंग एंड टीचिंग का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है और ये हमारी फर्स्ट ही यूनिट का टॉपिक है, यानी कि मैं आपको यूनिट वाइज सिलेबस कवर कराऊंगी। इसके अंदर जो है हम टीचिंग अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। टीचिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सबसे पहले मैं उनको कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद जो है हम सेकेंड बुक के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले है फर्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर आता है हमारा टीचिंग के क्या क्या कंसेप्ट हैं, नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है कि हमें टीचिंग पढ़ना क्यों है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है एक्चुअल रियल लाइफ में, और फेजेस के अंदर जो है हमारे 3 पार्ट है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। ये जो पार्ट है आज हम सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर इतना कवर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा फर्स्ट यूनिट का। आइए अब स्टार्ट करते हैं कि टीचिंग क्या है, उसका मीनिंग और डेफिनेशन। फर्स्ट पार्ट में हम पहले मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन जो है दोनों लिखी हैं, आप चाहें तो इसे नोटिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो है मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, उससे आप इसको डाउनलोड करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग। मीनिंग के अंदर क्या है कि टीचिंग एक प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे कि हम कुछ भी काम करते हैं हम एक प्रोसेस बनाते हैं, उसी तरीके से टीचिंग भी क्या है, एक प्रोसेस है, यानी कि हमें हर स्टेप पे आगे लेके जाएगा। एक ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम टीचिंग कर रहे हैं। टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर है कौन कौन? सबसे पहले है लर्नर, यानी कि जो सीख रहा है, सीखने वाले को हम लर्नर कहते हैं। टीचर जो पढ़ा रहा है, जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि टीचिंग एड बोलते हैं हम, डस्टर, बोर्ड वगैरह, ये सब चीज़ें जो है अदर वेरिएबल के अंदर आएंगी। यानी कि टीचिंग, अभी तक हमने मीनिंग के अंदर क्या देखा है, टीचिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है लर्नर होता है, टीचर होता है और अदर वेरिएबल्स होते हैं। इन सब को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज यानी कि इन सबको इकट्ठा किया जाता है अच्छी तरीके से, जिससे जो क्या होगा हमारा सिस्टमेटिक वे। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको ऑर्गेनाइज करते हैं टू अचीव कुछ चीज़। सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कुछ भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ हमारा गोल है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है स्टडी कर रहे हैं, यानी कि टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। अब जो हमारा गोल था उसको हम अचीव करने के लिए जो है इकट्ठा उसको सिस्टमेटिक वे से काम कर रहे हैं, उसको हम जो है टीचिंग कहेंगे। तो टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर लर्नर, टीचर, अदर वेरिएबल्स आ जाते हैं। इन सबको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक सिस्टमेटिक वे के अंदर, जिससे कि हम अचीव कर पाएंगे हमारा जो भी गोल है। अब हमारा गोल जो है, जैसे बीएड के एग्ज़ाम है तो ये हमारा प्री डिटरमाइंड गोल हो गया है, 11 दिन बचे हैं, तो इसलिए जो ये हमारा क्या है, हमें ये अचीव करना है। एक सिस्टम हम बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे करेंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे सारी चीज़ों को कि कौन सी बुक पहले पढ़नी है, कौन सी बाद में पढ़नी है। तो यही चीज़ क्या है, ये भी टीचिंग है। टीचिंग के अंदर एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये चीज़ें वेरिएबल्स आ रहे हैं और इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है सिस्टमेटिक वे में टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। होप सो आपको मीनिंग जो है क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। Teaching refers to activity that are designed and performed to produce change in the student behavior. टीचिंग एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू जो है क्या किया जाता है, ये डिज़ाइन की जाती है। किस वे में, सिस्टमेटिक वे में, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन किया जाएगा और परफॉर्म किया जाएगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइज करके ही छोड़ देंगे, सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज तो कर दिया, उसके बाद आपने उसके ऊपर कुछ वर्क नहीं किया, तो उसको हम टीचिंग नहीं मानेंगे। तो ये क्या है, डिज़ाइंड करना एंड परफॉर्म करना टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। यहाँ पे जो है टीचिंग का गोल क्या आया है कि स्टूडेंट बिहेवियर के अंदर जो है हम चेंज करेंगे। अब जो मैंने मीनिंग लिखा है और जो डेफिनेशन है, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है सिमिलर ही लिखी गई हैं। सबसे पहले देखो, टीचिंग रेफर्स टू, ये तो नॉर्मली हम हर डेफिनेशन में लिखते हैं। डेफिनेशन आपको पता ही होगा कि एक हमें क्वेश्चन के अंदर जो है लिखनी होती है, तो ये आप डेफिनेशन इजीली लर्न भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटी, टीचिंग एक एक्टिविटी है, सब जानते हैं कि टीचिंग एक एक्टिविटी है। दैट आर डिज़ाइंड, जो कि डिज़ाइन भी की गई है, एंड परफॉर्म, जैसे कि हमारा डिज़ाइन कैसे हो रहा है, जैसे सिलेबस वगैरह फिक्स कर दिया तो वो डिज़ाइंड भी है, और परफॉर्म यानी कि कोई टीचर है वो उसको पढ़ाने आ रहा है, यानी कि परफॉर्म भी की जा रही है। क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर, कि स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज करने के लिए कोई भी एक्टिविटी की जा रही है उसको हम टीचिंग कहेंगे।
ये हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन जो है कंप्लीट होता है। हम आगे स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग एंड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले है प्रोसेस। टीचिंग एक प्रोसेस है, ये हम ऑलरेडी जो है स्टडी कर चुके हैं। अब जो सबसे पहली मेन चीज़ है कि हमने जो डेफिनेशन की है उसी में से अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पहले पॉइंट आउट करेंगे। हमने जो डेफिनेशन है उसमें पढ़ा था कि एक प्रोसेस है, मीनिंग और डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें देखा है हमने कि प्रोसेस है। उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ एक्शंस। इसके अंदर यानी कि कुछ ना कुछ काम किए जा रहे थे, हमने डेफिनेशन के अंदर ये भी पढ़ा है। उसके बाद है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया है अभी डेफिनेशन के अंदर। उसके बाद आता है कि इसके अंदर जो है बिहेवियर को चेंज किया जाता है, शेप किया जाता है, यानी कि कोई किसी के भी बिहेवियर में चेंज लाने के लिए हम टीचिंग करते हैं, ये भी हम जो है अपनी डेफिनेशन के अंदर कर चुके हैं। उसके ये जो चार चीज़ें हैं ये हम ऑलरेडी यानी कि चार कैरेक्टरिस्टिक, अगर हमें डेफिनेशन लर्न है और मीनिंग लर्न है तो चार हम कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहला अब आता है, नॉर्मली अब हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले है प्रोसेस है टीचिंग एक, जिसके अंदर फेस टू फेस भी जो है टीचिंग है। आजकल तो जो है ऑनलाइन टीचिंग होने स्टार्ट हो गई है और फेस टू फेस भी हम जो है ईजिली सीख पाते हैं। जो हमारे सामने होता है उससे हम कुछ ना कुछ डेली की डेली सीखते हैं। उसके बाद आता है ये सिस्टम ऑफ एक्शन है, जिसकी वजह से क्या होगा, विच प्रोड्यूस लर्निंग। एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम एक्शन करते हैं, यानी कि कोई काम करते हैं, जिससे क्या होगा कि एक जो लर्निंग है हम सीखेंगे, उससे जो भी एक्शन हम करेंगे उससे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, यानी कि सिस्टम ऑफ एक्शंस विच प्रोड्यूस लर्निंग, जो कि हमें लर्निंग कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके देगा। उसके बाद आता है फोर्थ है ऑब्जर्वेबल, यानी कि इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं कि टीचिंग के अंदर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, क्या स्टडी कैसे स्टडी कराना है। मेजरेबल है, अब मैंने जो है स्टडी करा दिया, उसके बाद अगर मैं कोई MCQ वगैरह के टेस्ट लूँ तो उससे जो है मैं मेज़र कर सकती हूँ कि जो मैंने टीच किया है वो कितना बच्चों को आया है या उन्होंने कितना जो है स्टडी किया है, यानी कि ये क्या चीज़ है, मेजरेबल भी है। उसके बाद है मॉडिफाइबल, यानी कि अगर जो मैंने स्टडी कराया है आपको समझ नहीं आया या फिर आपके मान लेते हैं मार्क्स जो है लो आए हैं, तो उसकी वजह से अब मैं ये चेक करूँगी कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं टीचिंग के पैटर्न में, यानी कि ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम इजीली टीचिंग के पैटर्न को। उसके बाद आता है मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। हमारे टीचिंग के अंदर 3 लेवल होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। तो मेमोरी लेवल से यानी कि बचपन से जो है शुरू होता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल जब तक हम जो है सीख कर रिफ्लेक्शन देना स्टार्ट नहीं करते कि हमने क्या पढ़ा, उससे हम क्या समझ पाए, उस पॉइंट तक जो ये है हमारा जाएगा। उसके बाद आता है शेप बिहेवियर। हमारे बिहेवियर में चेंज आता चला जाएगा जैसे जैसे हम जो है टीचिंग के अकॉर्डिंग, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो यानी कि शेप बिहेवियर ये हमारे बिहेवियर को भी चेंज करता जाएगा। गाइडेंस, ये अगर आप किसी को टीच कर रहे हैं तो आप जो है एक गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं साथ के साथ। फिर है फैसिलिटेट लर्निंग, लर्निंग को भी क्या है फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है कि इजीली जो है बच्चा सीख पा रहा है, फैसिलिटेट लर्निंग। उसके बाद आता है लास्ट हमारा, उसके बाद आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है ये, और एक आता है लिंग्विस्टिक प्रोसेस। लिंग्विस्टिक यानी कि एक सिस्टम और स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जैसे कि सिंटैक्स वगैरह के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी हमारा एक टॉपिक था सिंटैक्स का, आपने नोटिस किया होगा कि सेंटेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, यानी कि ये क्या है एक लिंग्विस्टिक प्रोसेस भी है। ये हमारे जो है टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होते हैं। ये टोटली मैंने 10 लिखे हैं, आप चाहे तो एग्जाम में अगर पूछे तो 6 या 7 भी लिख सकते हैं। ये जो है मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग स्टडी करा रही हूँ। हमारे नेक्स्ट टॉपिक बुक के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग है। लर्निंग क्या है, लर्निंग के अंदर जो है साइकोलॉजिकल चेंज आता है, जिसकी वजह से बिहेवियर के अंदर भी हमारा चेंज आता है, और वो जो चेंज आता है वो हमारा कैसा चेंज होता है, परमानेंट नेचर का चेंज होता है। टीचिंग के एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक गोल अचीव करना चाहते हैं, उसके अंदर हम एक्चुअल में ये नहीं बोल रहे कि ये एक परमानेंट चेंज ही लेकर आएगा, क्योंकि टीचिंग जो है आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है उसको सीरियसली कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक परमानेंट चेंज ही आए। तो इसलिए लर्निंग क्या है, लर्निंग एक साइकोलॉजिकल नेचर का है, मतलब कि ये हमारे अंदर है डिपेंड कि हमें लर्न करना है या नहीं करना। अगर हम लर्न कर रहे हैं हमारी जो साइकोलॉजी है, थिंकिंग वगैरह जो है वो चेंज हो जाएगी।
उसके बाद आता है बिहेवियर अंडरगोज चेंज, यानी कि बिहेवियर लर्निंग जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमारा बिहेवियर भी क्या है चेंज होता हुआ चला जाएगा। वो जो बिहेवियर हमारा चेंज होगा वो एक परमानेंट नेचर का चेंज होगा। उसको जो है हम ऐसे नहीं कह सकते जो हम सीख चुके हैं कि हम उसको भूल गए हैं, यानी कि जो हमने लर्न किया है एक्चुअल में वो हमारा परमानेंटली जो है रहेगा। लर्निंग जो है दोनों तरीके से हम इजीली कर सकते हैं, पॉजिटिव वे से भी। कोई जो है बर्डन मान रहा है अभी एग्जाम्स को, कोई जो है अपना काम कर रहा है, यानी कि एक के लिए जो है नेगेटिव थॉट है लर्निंग के लिए, एक के लिए जो है पॉजिटिव है। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लर्निंग जो है हम सीखते ही जाएंगे, जब भी हम कुछ भी काम करेंगे एक जो है हमें कुछ ना कुछ उससे सीख मिलेगी। ग्रोथ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे जैसे हम ज़्यादा चीज़ें सीखते हुए चले जाएंगे हम ग्रो करेंगे और साथ के साथ जो है हमें हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ आएंगी कि हम कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसके बाद आता है ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हम लर्निंग करना छोड़ देते हैं, लर्निंग हमारा लगातार चलता रहेगा, एक्टिवली चलता रहेगा। उसके बाद आता है लर्निंग की डेफिनेशन के अंदर हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। लर्निंग क्या है? एक्वायर करना न्यू स्किल्स को, नॉलेज को, एटीट्यूड को, वैल्यूज़ को। ये जो है हम डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं कि लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है हम एक्वायर करते हैं न्यू स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ को। ये हमारा जो है लर्निंग वाला पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अब जो है हम आगे स्टडी कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग और जो रिलेशनशिप है टीचिंग एंड लर्निंग उसके बारे में। आपके बुक के अंदर टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में भी डिफरेंसेस दिए गए हैं, लेकिन जब हम इंस्ट्रक्शन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसी के बाद जो है उनके डिफरेंसेस करेंगे। सबसे पहला आता है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस है, जबकि लर्निंग क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड है, यानी कि इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग ही वो लर्न करेगा। अगर उसका मन है तो वो लर्न करता है उस चीज़ को, अगर नहीं है तो वो नहीं करता। यानी कि इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको क्या लर्न करना है और क्या नहीं करना। उसके बाद आता है टीचिंग क्या है? एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं टीचिंग करने के लिए। आपको याद होगा कि क्या है, एक एक्टिविटी हम पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। जबकि लर्निंग क्या है? सिंबल ऑफ सक्सेस। हम कुछ सीख रहे हैं, उसका एक ही कारण होता है कि हमें उसके अंदर सफलता चाहिए होती है, हमें उसमें सक्सेस चाहिए होती है, तभी हम कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। उसके बाद आता है टीचिंग क्या है? कंसिडर एज ए मीन। यहाँ पे ये है कि टीचिंग के थ्रू ही जो है हम कुछ ना कुछ जो है लर्न कर पा रहे हैं। टीचिंग क्या है? एक मीन्स है। उसके बाद आता है लर्निंग क्या है? रिजल्ट है। लर्निंग हमारी आउटकम है, यानी कि अगर जो हमने कुछ लर्न किया है उससे हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट उसका मिलेगा, चाहे वो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव हो, चाहे वो हमारा रिजल्ट कोई भी नेगेटिव हो, किसी भी लर्निंग का। उसके बाद आता है टीचिंग क्या है? सम नॉलेज इज प्रोवाइडेड। टीचिंग के अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज आपको दी जाएगी, कुछ हम जो है अपने आप जो रिसीव और एक्वायर कर रहे हैं उसको हम लर्निंग कहेंगे। टीचिंग क्या है? इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़, कुछ नॉलेज एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी आपको, वो क्या है? हमारा टीचिंग है। जबकि लर्निंग क्या है? रिसीव और एक्वायर्ड। हम जो है रिसीव भी करेंगे, एक्वायर भी कर रहे हैं। अब जैसे कि कोई बैंक के लिए जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो यानी कि मैथ्स के लिए कोई कहीं ना कहीं टीचर वगैरह जो भी उसको अच्छा लग रहा है वहाँ से वो रिसीव कर रहा है नॉलेज। यानी कि लर्निंग से हमें क्या है? कुछ ना कुछ रिसीव हो रहा है, एक्चुअल में हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, फिर वो एग्ज़ाम दे के आएगा तो यानी कि उसका रिजल्ट आएगा। एग्ज़ाम से यानी कि रिजल्ट आया, हमने कुछ लर्न किया। एक इंडिविजुअल है जो कि बैंक की पोस्ट पे जाना चाहता है, बैंक में मैनेजर वगैरह की पोस्ट वगैरह पे, उसने क्या किया है? रिसीव की है, एक्वायर की है नॉलेज। उसके बाद क्या है? रिजल्ट आया है जो कि एक सिंबल है किसका? सक्सेस का। ये हमारा लर्निंग है। ये आपको होप सो समझ आ गया होगा कि लर्निंग और टीचिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। अब जो है रिलेशनशिप के बारे में थॉमस ग्रीन ने बताया है कि नो टीचिंग इज़ पॉसिबल विदाउट लर्निंग। कोई भी टीचिंग पॉसिबल नहीं है अगर लर्निंग नहीं की गई। यानी कि अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं, आप जो है टीच करने चले गए, यानी कि टीचिंग लर्निंग आपने कुछ की नहीं हुई और आप सीधा क्या डायरेक्टली टीच कर रहे हैं। यानी कि कोई भी टीचिंग पॉसिबल नहीं होगी जब तक आपको कुछ आता ना हो, यानी कि जब तक आपने कुछ काम ना किया हो। नो टीचिंग इज़ पॉसिबल विदाउट लर्निंग। लेकिन हर टीचिंग ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग प्रोवाइड करे, टीचिंग भी ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग प्रोवाइड करे। एक ही क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट होते हैं, 50 में से 20 स्टूडेंट जो होते हैं वो मान लेते हैं हम टॉप हैं,
टॉप आते हैं वो हमेशा 20, उनके बीच में और जो सबसे लास्ट आते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है ही। यानी कि जब टीचर टीच कर रहा था वो पढ़ रहे थे, लर्न कर रहे थे जो 20 स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में जो 10 स्टूडेंट हम मान लेते हैं, 50 में से 10 स्टूडेंट मान लेते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे से लर्न नहीं कर पाए, यानी कि उनका रिजल्ट भी क्या रहा, पुअर रहा। लर्निंग ने हमें क्या दिखाया था, रिजल्ट दिखाया था कि अगर हमने टीचिंग तो कर दी है, कि टीचिंग हमने पढ़ा दिया है, अब रिज़ल्ट जो होगा वो प्रूफ देगा कि इस बच्चे ने एक्चुअल में उसके बारे में लर्न किया या उसके बारे में कुछ सीखा या नहीं। यानी कि टीचिंग लर्निंग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये हमारा जो है रिलेशनशिप के बारे में टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जो कि है फेजेस ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग की कौन कौन सी फेजेस हैं या स्टेजेस भी हम इनको बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है 3 बार रिपीट हो चुका है कि फेजेस वो पूछता है। लास्ट ईयर वाले में 2019 में इंटरैक्टिव फेज के बारे में जो है क्वेश्चन आया था। अब जो हम आगे पढ़ेंगे कि प्री एक्टिव फेज, इंटरैक्टिव और पोस्ट एक्टिव फेज किसे कहते हैं। प्री एक्टिविटी, क्लासरूम के अंदर जाने से पहले की जो एक्टिविटी होती है उनको हम प्री एक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद आता है इंटरैक्टिविटीज़, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो कि हम क्लासरूम के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। और जो पोस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन सी फेज होती हैं, जिसके अंदर हम जितना भी हमने स्टडी कराया है हम उसको एवल्यूट करेंगे कि एक्चुअल में क्या रिजल्ट रहा, कि जो हमने पढ़ाया वो कितना समझ आया या नहीं। सबसे पहले आता है प्री एक्टिव के अंदर हमें मेन क्या काम करना होता है, प्लानिंग का काम करना होता है। हम प्लानिंग करते हैं प्री एक्टिव स्टेज के अंदर। सिंपल वर्ड से याद रखना है, प्री एक्टिव यानी कि क्लास के अंदर जाने से पहले की एक्टिविटी, इंटरएक्टिविटी यानी कि क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी, और पोस्ट एक्टिविटी यानी कि क्लासरूम के बाद की एक्टिविटी, मतलब हमने पढ़ा दिया है उसके बाद की एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटीज़ के नाम से ही आप उसको अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग करने के लिए अगर हमें क्लासरूम के अंदर क्या पढ़ाना है उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। सबसे पहले आता है कि हम सिलेक्शन, कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि क्या चीज़ें जो है हमने सिलेक्ट करनी है, क्या किस उसको जो सिलेक्ट किया है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। आज जैसे कि सिलेक्शन में मैंने एक चैप्टर उठाया है जो कि हमें कराना है, उसके बाद मैं उसको ऑर्गेनाइज करूँगी। अगर वो जो है थोड़ा सा आगे पीछे चैप्टर दिया गया है तो उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर उसके बाद आएगा जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स या फिर टीचिंग मैक्सिमस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे टीचिंग कराते हुए। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, कि किस मेथड से जो है हमें टीचिंग करानी है, क्या हमें टीचिंग एड्स वगैरह का यूज़ करना है। उसके बाद आता है डिसीजन, कि फाइनली जो है हम क्लासरूम में एंटर करने से पहले जो हम प्रिपेयर करेंगे वो क्या है, हमारा डिसीजन होगा। कि डिसीजन के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या हमने प्रिपरेशन की है और कैसे हम जो है एवल्यूट करेंगे, किसी भी मतलब जो हमने स्टडी कराएंगे उसको कैसे एवल्यूट किया जाएगा, ये हम जो है डिसीजन के अंदर देखेंगे। और कंप्लीट हमारा यहाँ पर जो है प्लानिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है इंटरैक्टिव फेज। इंटरैक्टिव फेज यानी कि एग्जीक्यूट करना, जो हमने प्लान किया है अब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। वो कौन सी स्टेज में करेंगे, इंटरैक्टिव स्टेज, यानी कि एक्चुअल में जो टीचर है क्लासरूम के अंदर जाएगा और प्रेजेंट करेगा कि जो भी उसने प्लान किया था, जो भी उसने प्रिपरेशन की थी, अब वो उसको पढ़ाएगा। सबसे पहले आता है इसके अंदर सेटिंग अप ऑफ द क्लास। सेटिंग अप ऑफ द क्लास सबसे पहले ये चीज़ है कि वो देखेगा कि क्लास के अंदर कितना साइज़ है, कैसे कैसे बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि नॉइस क्रिएट कर सकते हैं पढ़ाते हुए, यानी कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। ये सब चीज़ें जो है टीचर देखता है। साथ के साथ स्टूडेंट भी ये देखते हैं कि जो टीचर आया है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो पोलाइटली बिहेव कर रहा है या फिर किस तरीके से जो है वो बिहेव कर रहा है क्लास में एंट्री करने के बाद। उसके बाद आता है नोइंग द लर्नर्स। अब जो टीचर होगा वो लर्नर्स के बारे में जानेगा सबसे पहले कि लर्नर्स कैसे हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नोइंग द लर्नर्स यानी कि इसके अंदर हम बस ये जानेंगे कि कौन कौन है, क्या है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, वो ये समझ। नोइंग द लर्नर्स यानी कि जब वो लर्नर्स को पहचानने लगेगा उस टाइम पे उसको पता चलेगा। स्टार्ट टीचिंग के अंदर जो है एक्चुअल इंटरेक्शन होगा टीचर के बीच में और लर्नर के बीच में, यानी कि वो वर्बली इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और उससे जो है ये पता चलेगा कि जो हम प्लान बनाया है अब हम उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं।
जब वर्बली जो है क्वेश्चन आंसर्स होने लगेंगे उस टाइम को हम कहेंगे कि जो टीचिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अब आता है हमारा पोस्ट एक्टिविटी। पोस्ट एक्टिविटी के अंदर जो है हम एवल्यूशन का काम करते हैं, यानी कि एवल्यूट करते हैं कि जो हमने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया है या नहीं आया। सबसे पहले इसमें आता है एवल्यूशन एक्टिविटीज़। एवल्यूशन एक्टिविटीज़ जैसे कि टेस्ट होते हैं, क्विज़ वगैरह होती हैं, इनके थ्रू जो है हम एवल्यूशन करते हैं कि जो हमने स्टडी कराया है वो समझ आया या नहीं। अब जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 100 स्टूडेंट की क्लास है, अगर 50% जो स्टूडेंट है वो क्या दिखा रहे हैं, अच्छा स्कोर दिखा रहे हैं, जबकि 25% लोग जो हैं ऐसा एवरेज स्कोर दिखा रहे हैं हमें, और जो 25 है वो लो स्कोर दिखा रहे हैं। ओवरऑल यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 75% क्लास को जो है हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, 25% को नहीं आ रहा है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। ये जो है एवल्यूशन एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चलता है। समिंग अप ऑफ टीचिंग टास्क, जब हम एवल्यूशन भी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है हमारी क्लास जो है एंड होती है, यानी कि अब हमने जो है एक्चुअल में पता लगा लिया है कि कहाँ पर हमारी कमी रह गई है, किस तरीके से हमें अगली बार जो हम स्टडी कराएंगे तो वो किस तरीके से कराना है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, प्री एक्टिविटी, इंटर एक्टिविटी और पोस्ट एक्टिविटी, ये जो है हमने अभी इनके अंदर जो काम होते हैं उनके बारे में स्टडी किया है कि प्री एक्टिविटी में क्या होता है, इंटर एक्टिविटी में या फिर पोस्ट एक्टिविटी में क्या होता है। अब मैंने ये एक्टिविटीज़ लिखी हैं जो जो टीचर जो है परफॉर्म कर रहा है क्लास के अंदर, प्री एक्टिव फेज़ के अंदर, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव फेजेस के अंदर। सबसे पहले आता है प्री एक्टिव फेज, यानी कि डिटरमाइनिंग गोल। फर्स्ट जो एक्टिविटी टीचर परफॉर्म कर रहा है वो क्या है, डिटरमाइनिंग गोल। डिटरमाइनिंग गोल के अंदर ये आएगा कि पहले वो सिलेक्ट करेगा कि क्या हमें पढ़ाना है, फिर वो ऑब्जेक्टिव देखेगा कि क्या हमें अचीव करना है इसको पढ़ाने के बाद, फिर जो प्यूपिल होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को भी जानेगा कि वो एक्चुअल में कैसे हैं स्टडीज़ में, या फिर वो कितना एक दिन में कवर अप कर पाते हैं या नहीं। ये सब चीज़ें जो है जब वो गोल सेट कर रहा होता है उस टाइम पर जो है टीचर ध्यान में रखता है। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट। अब कंटेंट एक्चुअल में जो है टीच करना है, पढ़ाना है। जो कंटेंट होता है वैसे तो बहुत बड़ा हो सकता है, कि जैसे कि कोई टारगेट बना लेता है कि हमें 3 चैप्टर इकट्ठे कराने हैं, यानी कि टारगेट तो है वो, लेकिन एक्चुअल में वो उसमें से क्या सिलेक्ट कर पा रहा है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है 4 टॉपिक है, 4 में से हम 3 कर पा रहे हैं, 2 कर पा रहे हैं इकट्ठा, यानी कि वो टारगेट हम सेट करते हैं कि क्या हमें जो है एक्चुअल में सिलेक्ट करना है कि जो हमें पढ़ाना है। फिर जो हमने सिलेक्ट किया है उसको हम सीक्वेंस में भी लाते हैं। सीक्वेंस में यानी कि पहले आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसके बाद कौन सा, ताकि जो है एक रिदम बनती जाए और बच्चे को जो है लर्न होता चला जाए। फिर उसके बाद है सिलेक्टिंग द इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी, यानी कि किस तरीके से हमें जो है बच्चे को वो चीज़ पढ़ानी है, क्या हमें मेथड यूज़ करने हैं, किस तरीके से हम जो अपनी बात समझाना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली बच्चों तक पहुंचा पाएँ। उसके बाद आता है हाउ एंड व्हेन टीचिंग स्ट्रेटजीज, कब और कहाँ लगानी चाहिए टीचिंग की स्ट्रेटजी। जो हम पुरानी जानते हैं उन स्ट्रेटजीज़ का कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर टीचर ये देखेगा कि जो ऑलरेडी हमें आता है, जो हम स्ट्रेटजी अपना चुके हैं, जो बच्चों को ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं, उनको कहाँ कहाँ यूज़ आगे किया जा सकता है। ये जो है 5 चीज़ें प्री एक्टिव फेज़ के अंदर जो है टीचर देखता है और प्लान करता है इसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है इंटरेक्टिव स्टेज। इंटरेक्टिव यानी कि एग्जीक्यूट करना। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि एग्जीक्यूशन वाला काम जो हमने प्लान किया है अब हम उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। उस टाइम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी जो है टीचर परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले आता है सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली, कि हमें एक्चुअल में क्या पढ़ाना है, सिलेक्ट करेंगे और प्रेजेंटेशन उसके ऊपर देंगे। उसके बाद आता है स्टिमुली और रिस्पॉन्स, 2 चीज़ें होती है। यानी कि स्टिमुली यानी कि अगर आपको कोई कुछ बोल दे तो आपकी इच्छा क्या है कि उसको रिप्लाई दे। स्टिमुली एक ऐसी चीज़ होती है अगर जो कि अंदर से हमें ये फोर्स करती है कि आप इसका रिप्लाई दो, यानी कि स्टिमुली। सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली, सबसे पहले ये होगा। फिर आएगा फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। अब जो है फीडबैक और रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है, रीइंफोर्समेंट का सबसे बेसिक जो मीनिंग हम कह रहे हैं वो है, रीइंफोर्समेंट होता है कि कोई भी काम जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। ये सिंपली हम मीनिंग इसका समझ सकते हैं। रीइंफोर्समेंट यानी कि कोई भी एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कि आपको आगे बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है, उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। रीइंफोर्समेंट 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट।
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम किसको कहेंगे, यानी कि पॉजिटिवली, यानी कि कोई आपकी तारीफ कर दे कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आपका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हम किसको कहेंगे, अब जैसे कि क्लासरूम है, उसके अंदर जो है एसी वगैरह चलना बंद हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे, यानी कि वो नेगेटिव फील कर रहे हैं कि ये हम कैसे पढ़ें यहाँ पे, लेकिन जो टीचर होता है वो पढ़ाते ही जा रहा है अच्छे से बच्चों को, ये बोल रहा है कि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो इसलिए पढ़ो इसी तरीके से। नेगेटिव इन्वायरमेंट था चारों तरफ, उसको पॉजिटिव में चेंज कर रहा है, यानी कि उनको उस स्थिति में भी पढ़ने में क्या है, इन्फोर्स कर रहा है कि तुम कर सकते हो ये चीज़, यानी कि उसको हम कहेंगे री एनफोर्समेंट। अब आता है डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज। अंदर हम ये देखेंगे कि हमें जो पढ़ाना है हम उसको पढ़ा पा रहे हैं या नहीं, यानी कि एक्चुअल में हम उसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ आती है लेवल ऑफ लर्निंग की, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसका लेवल क्या है एक्चुअल में, किस तरीके से जो बच्चा है वो सीख पा रहा है। उसके बाद आता है कि जो इंडिविजुअल है उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी नीड्स क्या हैं, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है हम डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजी के अंदर स्टडी करते हैं, मतलब पढ़ाते ही वक्त जो है यूज़ करेंगे डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज़ का। उसके बाद आता है पोस्ट एक्टिव फेज़। पोस्ट एक्टिव के अंदर आता है एवल्यूट करना। एवल्यूशन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टेस्ट वगैरह के थ्रू हम एवल्यूट करते हैं कि स्टूडेंट का एक्चुअल रिजल्ट कैसा रहा। उसके अंदर आता है, सबसे पहले आता है डिफाइनिंग एग्जैक्ट डायमेंशन। एग्जैक्ट डायमेंशन हम उसको बोलेंगे कि एक्चुअल में जो हमने सिलेक्ट किया है कि कम से कम जो है बच्चे इतना जो है अचीव कर लेंगे, इतना उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या है एक्सपेक्टेड माइनस में करेंगे हम उसमें जो कि एक्चुअल में आया है। यानी कि आपने कोई टेस्ट लिया था, उस टेस्ट में आप बोल रहे हो कि 100 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें आप ये सोच रहे हैं कि बच्चों के ऑलमोस्ट सभी बच्चों के क्या है 80 मार्क्स तो आने ही चाहिए। ये तो हमारा हो गया एक्सपेक्टेड में से अब हम एक्चुअल को लेस करेंगे कि एक्चुअल में जो है ऑन एन एवरेज जो है सभी बच्चों के 60 से अबव मार्क्स आए हैं, यानी कि 80 हमने सोचा था कि 80 आएंगे और आए एग्जैक्टली कितने हैं, 60% ही आए हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड में से हमने एक्चुअल को लेस कर दिया, तो ये जो आ गया हमारा, ये क्या आ गया, एग्जैक्ट डायमेंशन। ये हमारा आता है एग्जैक्ट डायमेंशन। इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक। हम जो है सिलेक्ट करते हैं, एवल्यूशन हमें करना है इसके अंदर, यानी कि एवल्यूट करना है रिजल्ट, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट करने के लिए कौन कौन से हमें डिवाइसेस का यूज़ करना है, क्या टेक्निक से हम जो है बच्चों को एवल्यूट करेंगे। अब जैसे कि कोई प्रैक्टिकल सिखाता है, केमिस्ट्री वगैरह में प्रैक्टिकल लैब में होते हैं, तो लैब में अगर एक्चुअल में यानी कि वो क्या करेगा कि उस बच्चे से करवाएगा उसी चीज़ को जो उसने करके दिखाया है, उसी से वो एवल्यूट कर पाएगा, यानी कि वो टेक्निक अलग यूज़ हो सकती हैं। जैसे कि केमिस्ट्री लैब में हम बोल सकते हैं कि डेमोस्ट्रेशन वाली टेक्निक चलती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में करके दिखाना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक, इसके अंदर टीचर ये डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में हमें किस तरीके से बच्चे का टेस्ट लेना चाहिए। फिर आता है चेंजिंग स्ट्रेटजी। अब जो है हमने एवल्यूशन कर लिया है, एवल्यूशन से ये पता चला कि एक्चुअल में जो है 20 का इफेक्ट आया है, या फिर हम ये एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने एक चैप्टर जो है कंप्लीट कराया है, मैथ्स का चैप्टर मान लेते हैं 1 कंप्लीट कराया है, उसका आपने क्या है साथ के साथ रिटन टेस्ट लिया है, और टेस्ट के अंदर जो है 100 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। 100 में से जो है 40 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने, मान लेते हैं कि टेस्ट हमारा 50 मार्क्स का था और 50 में से 45 से अबव मार्क्स आए हैं 40 स्टूडेंट्स के। उसके बाद लेते हैं कि 25 ऐसे स्टूडेंट थे कि जिनके जो है 40 से लेके और 45 के बीच में मार्क्स आए हैं, यानी कि 40 से लेके 45 बोल सकते हैं, और टोटल क्या थे 50 जो है मार्क्स थे हमारे। आए एक्चुअल में कितने हैं, अबव 45, ये अबव 40। उसके बाद लेते हैं कि 15 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके जो नंबर हैं 30 to 40 के बीच में आए हैं,
100 स्टूडेंट्स थे ना। अब जो है 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके जो मार्क्स हैं वो 20 to 50 आए हैं, और लास्ट हमारा क्या है 10 ऐसे थे जिनके बिलो 20 आए हैं। ठीक है, ओवरऑल ये था। यानी कि अब हम इस रिजल्ट के बेस पर ये देखेंगे कि हमें हमारी स्ट्रेटजी को चेंज करना है या फिर इसको सेम ही रखना है, इसी तरीके से हमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं या फिर इसके अंदर कुछ चेंज की नीड है। ये जो है हम एवोल्यूशन करने के बाद पता करते हैं कि एक्चुअल में हमारी स्ट्रेटजी फिक्स या सही है या नहीं। ये हमारी पोस्ट एक्टिव फेज होती है। ये हमारी तीनों फेजेस कंप्लीट होती हैं। अब आपको जस्ट रीडिंग करनी है बुक से, सेम टू सेम इसके बुक के अंदर दिया गया है, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सेम ही है ऑलमोस्ट। आपको जस्ट अब रीडिंग करनी है उस पार्ट की। अब जो है हम लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि लेवल ऑफ टीचिंग कितने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लेवल हैं हमारे टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल जो हर्बर्ट ने दिया था, ये मॉरिसन ने दिया था और ये हंट ने दिया था। ये जो है इन लोगों ने क्या है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में बताया था। उसके बाद आता है मेमोरी लेवल यानी कि लीस्ट थॉटफुल। इसके अंदर जो है बच्चे को कुछ सोचना नहीं होता ज़्यादा, बस वो क्या है लर्निंग करता जाएगा और रटता चला जाएगा उन चीज़ों को, यानी कि रोट लर्निंग। उनको रटवाया जाता है चीज़ों को, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 2 की टेबल 3 की टेबल कैसे बोल बोल के क्या है उनको जो है रटवाई जाती है बार बार। वो रोट लर्निंग उसको हम कहेंगे कि जो बार बार दोहरा कर उनको क्या रटवाना। उनको कोई समझाता नहीं है कि क्या 2 1 2 2 2 4 क्यों हुआ, ये कोई नहीं बताता, यानी कि ये लीस्ट थॉटफुल है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो है वो हमारा मॉरिसन ने दिया था, जो कि क्या है मॉडरेट है। यानी कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ही क्या है रटवाई जाएं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो बच्चे को समझ कर भी करनी होंगी। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ये हंट ने दिया था और ये क्या है मोस्ट थॉटफुल है। इन तीनों लेवल के अंदर क्या है सबसे कम जो है थॉटफुल है वो है हमारा मेमोरी, मॉडरेट है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग, और थर्ड जो है हमारा रिफ्लेक्टिव क्या है सबसे ज़्यादा थॉटफुल लेवल है। उसके बाद आता है फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। मेमोरी के अंदर जो है नॉलेज हमें दी जाती है फैक्ट के रिगार्डिंग एंड इंफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग हमें क्या है नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर फुल अंडरस्टैंडिंग, हर टॉपिक को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। जैसे कि जो हम हायर स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं, जैसे 10th 11th क्लास होती है, उसके अंदर हर चीज़ें हमें क्या है समझाई जाती हैं कि उसके अंदर हम रटते नहीं हैं ज़्यादा। हमारा क्या काम होता है अंडरस्टैंडिंग का काम होता है, समझने का काम होता है। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि क्या है एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड डिस्कवर, यानी कि जो हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल में अंडरस्टैंड किया है अब उसको जो है रिफ्लेक्ट करने का टाइम है। यानी कि इस टाइम के ऊपर हम क्या करेंगे उस जो हमने सीखा है उसी का यूज़ करके हम उस अपनी जो है रिफ्लेक्शन देंगे, यानी कि अपने जो है थॉट बताने स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ भी चीज़ें हम डिस्कवर करने स्टार्ट कर देते हैं इस स्टेज के अंदर। ये होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। अब आता है मेमोरी लेवल, कैसा होता है स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और प्री प्लान्ड होता है। स्ट्रक्चर यानी कि ऑलरेडी जो है टीचर डिसाइड करके ही क्लास के अंदर एंट्री लेगा कि उसको क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। ऑर्गेनाइज वो करेगा अच्छी तरीके से, किस तरीके से कैसे कैसे हमें जो है स्टडी करानी है। और प्री प्लान्ड, अभी स्टडी किया था कि प्री एक्टिव फेज जो थी उसके अंदर क्या है टीचर एक प्लान ही करके जो है क्लास के अंदर एंट्री कर रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर भी है या ऑर्गेनाइज भी हो और प्री प्लान्ड भी है। क्या चीज़ मेमोरी लेवल के अंदर जो भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर आप डिफरेंस देखना मेमोरी लेवल के अंदर और अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर। ये क्या है स्ट्रक्चर्ड भी है, ये भी स्ट्रक्चर्ड था हमारा, ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये भी ऑर्गेनाइज्ड है। उसके बाद ये प्री प्लान्ड था, ये भी हमारा क्या है प्री प्लान्ड है। अब चेंज क्या आया इसके अंदर, मीनिंगफुल सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन करना, मतलब कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो एक एग्जैक्ट मीनिंग उनको बताना कि 2 1 2 2 2 4 क्यों होता है, वो एग्जैक्टली उनको समझाना। वो किस में आएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगा। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल।
रिफ्लेक्टिव लेवल और अब इन दोनों लेवल के बीच में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट है ये अनस्ट्रक्चर्ड है, यानी कि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाएगा, टीचर कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं करेगा ऑलरेडी कि मेरे को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से क्लास के अंदर जाना है, क्या समझाना है और कौन से टॉपिक नहीं कराने, वो इस तरीके से कुछ नहीं सोचता है। दूसरा है ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड यानी कि एक होता है हमारा, अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक होता है हमारा MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा आता है, उसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, हमें क्या है एक चूज करना ही पड़ता है। दूसरा होता है हमारा रिटन टेस्ट, यानी कि वो ओपन एंडेड होता है, वो हम अपने थॉट क्या लिख रहे हैं उसके अंदर वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हमें ये नहीं दिया जाता कि इन 4 ऑप्शनों में से ही आपको एक का आंसर देना होगा। यानी कि ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो कैसा है हमारा, ओपन एंडेड है, हम अपने थॉट्स के थ्रू जो है अपनी बात को रखते हैं, वो बात हम सीख कर कहाँ से आए हैं, हम इस लेवल से सीख के आए हैं, अंडरस्टैंडिंग से, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आई तभी तो हम उसको क्या है आगे जाके रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सेंटर्ड प्रेजेंटेशन। प्रॉब्लम सेंटर्ड प्रेजेंटेशन, इसके अंदर हमारी सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन थी, यानी कि पहले ही हमने एक सीक्वेंस बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कोई भी सीक्वेंस वगैरह नहीं है, क्या है प्रॉब्लम सेंटर्ड, कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने प्रेजेंटेशन देने स्टार्ट कर दी या फिर बच्चों से डिस्कशन करना उसके ऊपर स्टार्ट कर दिया। ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर आएगा। अब आता है मेमोरी लेवल, क्या है टीचर डोमिनेंट, यानी कि टीचर का ही राज चलेगा पूरे उसके अंदर क्लास के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट क्या है अगर ये कह दे कि आज जो है हमें ये टॉपिक कराए, ऐसा कुछ नहीं होता। टीचर ऑलरेडी प्लान करके आता है, स्ट्रक्चर्ड बना के आता है, ऑर्गेनाइज करके आता है उसको, यानी कि इसके अंदर क्या है टीचर की ही ज़्यादा चलती है। उसके बाद क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये भी क्या है टीचर डोमिनेंट है, यानी कि टीचर ही अपनी तरीके से बच्चों को पढ़ाएगा, अपने तरीके से उनको समझाएगा, उनको अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करेगा। लेकिन क्या है ये भी क्या है हमारा टीचर डोमिनेंट है। ऐसा नहीं होगा कि जो स्टूडेंट कहेगा ये टॉपिक करा दो, वो ऐसा नहीं होता इसमें भी, क्योंकि ये भी क्या है हमारा स्ट्रक्चर्ड भी है, ये प्री प्लान्ड भी और ऑर्गेनाइज्ड भी है। इसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं पढ़ाते हुए अगर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया जाए उनको पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, नॉट टीचर डोमिनेंट, यानी कि इसके अंदर टीचर की ज़्यादा नहीं चलती है। टीचर जो क्या है कोई उसने प्लान नहीं किया, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना के आया, वो ऑलरेडी ओपन एंडेड क्लास रहेगी। जो कॉलेज वगैरह होते हैं उनमें कैसी क्लास होती है, ओपन एंडेड ही होती है कि जो स्टूडेंट है वो अपने थॉट्स बताते हैं, टीचर अपने तरीके से उनको प्रॉब्लम के जो होती है उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले यही है कि मेमोरी लेवल में क्या है रोट लर्निंग, रटवाया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर क्या है उनको रटवाया भी जाएगा और साथ के साथ क्या है उनको अंडरस्टैंड भी करवाया जाएगा, मीनिंग भी बताए जाएंगे। रिफ्लेक्टिव के अंदर क्या है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को ही क्या है रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इसके अंदर ये चीज़ आएगी। मेमोरी लेवल हमारा क्या है अथॉरिटेरियन है, यानी कि टीचर का ही सब कुछ माना जाएगा। अंडरस्टैंडिंग क्या है अथॉरिटेरियन है, लेकिन साथ में क्या है फुली अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करेगा, यानी कि पूरी अंडरस्टैंडिंग देगा हर टॉपिक के बारे में। और रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा क्या डेमोक्रेटिक है, यानी कि इसके अंदर बच्चों को आज़ादी है बोलने की, क्वेश्चन पूछने की और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ये हमारे जो है तीनों लेवल कंप्लीट होते हैं। इनके जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, आप अगर इन 4-5 फैक्ट्स को याद रखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है निकाल पाएंगे। जैसे कि हम मेमोरी लेवल की बात करें, ये स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, प्री प्लान्ड है, यानी कि इसके अंदर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। ये बस क्या है सूटेबल किन के लिए, छोटे बच्चों के लिए, कि छोटे बच्चों को हम जो है सिलेबस अपने अकॉर्डिंग कराएंगे। ये जो है हायर स्टडीज़ के लिए नहीं है एप्लीकेबल, यानी कि इस तरीके से डीमेरिट्स अब आप अपने आप बना पाएंगे। टीचर डोमिनेंट है, यानी कि बच्चे अपनी बात ही नहीं रख पा रहे। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर भी क्या क्या चीज़ें हैं कि इसके अंदर मीनिंगफुल टीचिंग कराई जा रही है, यानी कि हर चीज़ का मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके वो बता रहे हैं। यानी कि मेमोरी लेवल जो छोटे बच्चों के लिए है उनको नहीं समझ आएगा कि अगर हम अच्छी तरीके से उनको 2 1 2 और 2 2 4 क्यों होता है, अगर ये समझाने लग गए तो वो नहीं समझ पाएंगे, यानी कि ये जो है उनके लिए बेस्ट नहीं है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल है। रिफ्लेक्टिव लेवल अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि कोई सीक्वेंस वगैरह फॉलो नहीं की जाती, ये भी एक इसका क्या है डीमेरिट है।
उसके बाद आता है कि प्रॉब्लम सेंटर्ड प्रेजेंटेशन होती है। जो एक्चुअल जो है हमारा, कई बार क्या होता है जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है उसका हमें अच्छे से डिफाइन आंसर नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। फिर आता है ओपन एंडेड होता है कि एक टॉपिक हम समझने बैठे, मान लेते हैं सोशल मीडिया के रिगार्डिंग हमें मेरिट्स डिमेरिट्स वगैरह बताने थे, लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो कहीं और ही चला जाता है, यानी कि ये ओपन एंडेड है। ये क्या है, एक नाम का डिमेरिट है इसके लिए। और ये क्या है, हमारे मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के कंपैरिजन में कैसा है, ये बस बड़ी क्लासेस को ही पढ़ाया जा सकता है, छोटी क्लासों को इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। इस तरीके से आपकी बुक के अंदर कुछ मेंशन किए गए हैं इनके मेरिट्स डिमेरिट्स, आपको बस उनको रीड करना है। ये हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट होता है। अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर है टीचिंग और ट्रेनिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि टीचिंग क्या होता है और ट्रेनिंग क्या होता है। टीचिंग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टीचिंग की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया है। अब जो है हम ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो यही होती है, ट्रेनिंग हम लेते कब हैं, जब हम जो कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं उस टाइम पे हमें किसी मशीनरी वगैरह को चलाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई कंप्यूटर के लिए ट्रेनिंग लेता है कि कंप्यूटर को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, या कोई एक पर्टिकुलर मशीन है उसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, वो जो पार्ट होता है वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है। अब जो है हम डिफरेंस के थ्रू समझेंगे कि टीचिंग और ट्रेनिंग होता क्या है। सबसे पहले आता है टीचिंग क्या है, मोस्टली थ्योरेटिकल है, यानी कि इसके अंदर जो है थ्योरीज पढ़ेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि क्या चीज़ होती हैं क्या नहीं होती। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड सप्लाई के बारे में थ्योरी पढ़ते हैं कि ये डिमांड कब होता है, ये ऐसा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इस तरीके की हम चीज़ें पढ़ते हैं, यानी कि थ्योरी पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में हम उसको क्या है प्रैक्टिकल में नहीं देख रहे हैं। उसके बाद आता है ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती है। इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्क कराया जाता है, एक्चुअल में जो होता है सीख रहा जो लर्नर होता है उसको काम कराया जाता है, यानी कि ये क्या है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। उसके बाद आता है टीचिंग क्या है, प्रोवाइड न्यू नॉलेज टू पीपल। टीचिंग क्या है, हर बार जितना भी जो भी कुछ भी कोई भी पढ़ाता है हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है, यानी कि नई नॉलेज को हम गेन करने के लिए क्या है टीचिंग कर रहे हैं। उसके बाद आता है ट्रेनिंग, हेल्प ऑलरेडी नॉलेज पर्सन। टीचिंग जो है हम उसको पढ़ा रहे हैं ताकि कोई नई नॉलेज हम दे पाएँ, लेकिन ट्रेनिंग में क्या है मेरे को नॉलेज हर चीज़ की है, अब जो है मेरे को ट्रेनिंग के थ्रू बताया जा रहा है कि एक्चुअल में मैं इस नॉलेज का क्या कर सकती हूँ, यानी कि जो मैंने सीखा है वो मैं एक्चुअल में कैसे अप्लाई करूँगी, ये चीज़ मेरे को क्या है ट्रेनिंग के अंदर बताई जाती है। उसके बाद आता है टीचिंग के अंदर क्या है, फील्स माइंड के अंदर हमारे माइंड को, फील्स माइंड यानी कि माइंड के अंदर चीज़ें डाली जाती हैं कि सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं हमें पढ़ाया जाता है कि इस चीज़ के अंदर ये चीज़ें आएंगी। जबकि ट्रेनिंग के अंदर क्या है, शेप हैबिट्स, ये हमारी हैबिट को शेप करने में हेल्प करता है कि जैसे हम कंप्यूटर के लिए कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो वो हमारी हैबिट बनाएगा कि टाइपिंग अगर कोई कर रहा है तो यानी कि उसने ट्रेनिंग लिया है टाइपिंग करने के लिए कि किस तरीके से हम टाइपिंग कर सकते हैं, वो उसकी हैबिट क्या है डेवलप हो गई है। उसके बाद आता है टीचिंग नॉट सबसेट ऑफ ट्रेनिंग। याद रखना सबसेट यानी कि पार्ट, यानी कि कौन इसके अंदर है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये चीज़ें हम देखते हैं। जो टीचिंग होता है वो सबसेट नहीं है किसका, ट्रेनिंग का, नोट सबसेट ऑफ ट्रेनिंग। जबकि जो ट्रेनिंग है वो क्या है, सबसेट है किसका, टीचिंग का। टीचिंग के अंदर क्या आता है, ट्रेनिंग आता है, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर टीचिंग नहीं आता। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि टीचिंग क्या है, सबसेट नहीं है किसका, ट्रेनिंग का, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो सबसेट है टीचिंग का। उसके बाद आता है स्ट्रेस ऑन एजुकेशन नॉलेज एंड विजडम विद लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक सिंपल सी चीज़ होती है, हम कोई कोचिंग वगैरह ले रहे हैं वो क्या एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लेते हैं, 6 मंथ 10 मंथ इस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम टीचिंग की बात करें, टीचिंग क्या हम बस 1 साल के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 13 से 14 साल तो हम स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद हम कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है एक बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड है जिसके थ्रू जो है हमें एजुकेशन के बारे में बताया जाता है, नॉलेज प्रोवाइड की जाती है हर चीज़ के लिए, और उसके बाद क्या है विजडम विद लॉन्गर पीरियड, और हम जो है जीतते हैं लॉन्गर पीरियड के बाद, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो हम टाइम जो है इसके ऊपर कंज्यूम करते हैं उसके बाद जो हमें टीचिंग आती है।
मतलब कि जो टीचिंग में पढ़ाया गया है उसके बाद हमें जो है मिलता है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस ऑन स्किल एबिलिटीज विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब टाइपिंग है, टाइपिंग को सीखने के लिए हमें 3-4 साल नहीं चाहिए होते या 15-16 साल नहीं चाहिए होते। वो क्या है, एक छोटे ही टाइम में हमें आ जाएगी सीखनी। यानी कि छोटे टाइम में हमें स्किल्स को डेवलप करने में क्या है, हेल्प करता है कौन, ट्रेनिंग। उसके बाद आता है टीचिंग क्या है, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स। यानी कि कितनी भी हम ट्रेडिंग एक्टिविटी या कुछ भी हम काम कर रहे हैं, ये इसके लिए एक तरीके से, जैसे कि बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरीके से जो है टीचिंग काम करता है हर तरीके की ट्रेडिंग में। उसके बाद आता है ट्रेनिंग क्या होता है, मास्टर ऑफ ट्रेड। यानी कि हमें व्यापार में मास्टरी बनाता है कि किस तरीके से हमें एक्चुअल में काम करना चाहिए। ये जो है हमारी स्किल्स को डेवलप करके क्या है, हमें उसके अंदर क्या है, मास्टर बना देता है। कि जैसे कि कोई है जिसने टाइपिंग सीखी है, अब वो क्या है, उसके अंदर मास्टर बन चुका है क्योंकि उसको टाइपिंग अच्छे से आ गई है, वो स्किल उसके अंदर डेवलप हो गया है। नेक्स्ट आता है जर्नल एंड ब्रॉडर एरिया। टीचिंग के अंदर जर्नल और ब्रॉड एरिया क्या है, कवर होता है। यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जर्नली क्या है, हमारा कॉमन सी चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं वो है, और ब्रॉड एरिया यानी कि बहुत ही बड़ा वाइडर एरिया है जिसके थ्रू जो है टीचिंग किया जा रहा है। जो चीज़ें टीचिंग के अंदर कवर हो रही हैं उनका एरिया क्या है, बहुत ही बड़ा है। क्योंकि आप देख चुके हैं कि जैसे जैक ऑफ ऑल द ट्रेडर्स, ये ऑलरेडी ये लाइन इसको एक्सप्लेन कर चुकी है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक एरिया। यानी कि अगर आप जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं कंप्यूटर को सीखने की, तो वो एक स्पेसिफिक एरिया हो गया हमारा, वो बस उसी के रिगार्डिंग हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। जैसे हम किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं, जैसे नेट के लिए किया, सीटेट के लिए किया, यानी कि वो हमें बस उसी के रिगार्डिंग चीज़ें बताएगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। ये क्या है, हमारा स्पेसिफिक एरिया, यानी कि एक ही एरिया के बारे में बात करना। कमांड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू टीचर्स। यानी कि टीचर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है अगर वो टीचिंग करते हैं। उसके बाद है ट्रेनीज कमर्शियल पर्सपेक्टिव। ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, ट्रेनीज जो होते हैं जो उनका खुद का पर्सपेक्टिव होता है कि हमें क्या है, किसी को, यानी कि जो ट्रेनर है उसी की जो है रिस्पेक्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लेकिन टीचिंग के अंदर टीचर की रिस्पेक्ट क्या है, सबसे ऊपर रखी गई है। उसके बाद है नीड टू नो। टीचिंग के अंदर हमें ये बताया जाता है कि तुम्हें ये जानना ही है, यानी कि नीड टू नो, इसकी ज़रूरत है जानने की तुम्हें, या ये चीज़ क्या है हमें टीचिंग सिखा रही है। जबकि ट्रेनिंग क्या है, स्टूडेंट हिमसेल्फ अप्रोच, कि स्टूडेंट क्या सीखना चाह रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड है। वो ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें जानता है। अब कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो कॉमर्स की ही चीज़ें आगे स्टडी करना चाहेगा, ना कि साइंस की। ये सब चीज़ें आती हैं कि स्टूडेंट को खुद को पता है कि मुझे एक्चुअल में क्या सीखना है। ये क्या है, नीड टू नो। जब 11th-12th में बच्चा होता है उसको बताया जाता है कि 3 स्ट्रीम होती है, लेकिन अब जब वो 3 स्ट्रीम चूज़ करके 12th पास आउट कर जाता है तो उसको खुद पता होता है कि मैं इस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद आता है टीचिंग। टीचिंग क्या है, टीचर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। टीचर क्या है, अपनी नॉलेज प्रोवाइड करेगा, जो उसको आता है अपना ज्ञान सारा जो है प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आता है अपना इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो प्रोवाइड करेगा, और अपना एक्सपीरियंस के थ्रू जो है बच्चों को हेल्प करेगा उनको लर्निंग में। उसके बाद आता है ट्रेनिंग क्या करेगा, ट्रेनर फैसिलिटेट लर्निंग। ट्रेनर जो है सिखाएगा लर्निंग यानी कि हमने अपनी चॉइस है। अब हम लर्निंग और जो टीचिंग है उसके बीच में ऑलरेडी डिफरेंसेस कर चुके हैं। ट्रेनिंग और लर्निंग क्या है, तो ट्रेनर क्या है, फैसिलिटेट लर्निंग, वो लर्निंग देगा, जबकि टीचिंग क्या था, हमें बस नॉलेज प्रोवाइड करा रहा था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। ये डिफरेंस होता है हमारा टीचिंग एंड ट्रेनिंग के अंदर। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है इंडोक्ट्रिनेशन एंड एजुकेशन। आपकी बुक के अंदर दिया गया है इन दोनों के बीच के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इंडोक्ट्रिनेशन है और क्या एजुकेशन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में। टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट डॉक्ट्राइन अनक्रिटिकली, यानी कि किसी को कुछ पढ़ाना और उसको ये बोलना कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो बिना उसको क्रिटिसाइज किए। किसी को फोर्स करना कि तुम इस चीज़ को क्या है एक्सेप्ट करो, उसको हम क्या कहेंगे, इंडोक्ट्रिनेशन कहेंगे।
जिसके अंदर एग्जाम्पल है जैसे कि ब्रेन वॉशिंग। किसी का ब्रेन को वॉश करना, ब्रेन वॉशिंग कहेगा, उसको बार बार एक ही चीज़ बोलना जिससे क्या है उसका ब्रेन वॉश हो जाएगा, उसको कुछ और चीज़ें जो हैं दिखाई नहीं देंगी, कुछ और फैक्ट या किसी के और के ओपिनियन उसको समझ नहीं आएंगे। ब्रेन वॉशिंग क्या है? एक फोर्सेबल इंडोक्ट्रिनेशन है इनटू ए न्यू सेट ऑफ बिलीफ, यानी कि किसी को फोर्स किया गया है कि आप इस चीज़ को क्या है एक्सेप्ट करो, न्यू सेट ऑफ बिलीफ, जो कि बिलीव्स वगैरह हैं उनको एक्सेप्ट करो, जो एटीट्यूड है उसको एक्सेप्ट करो, ओपिनियन है, अपना जो ओपिनियन है जो वो बता रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, जो कि एक ग्रुप है लोगों का, वो आपको बता रहा है कि ये बिलीव्स को फॉलो करो। आप भगवान में विश्वास करते हैं, उनको छोड़ो, आप साधु वगैरह में इनमें विश्वास करना स्टार्ट कर दो, उससे ये होगा वो होगा, जो भी चीज़ें, मतलब उनको क्या है बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर करके बोला जा रहा है, आप इनके अंदर विश्वास करो। बिलीफ का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। इनकी तरीके का एटीट्यूड फॉलो करो, ऐसा ही अपना ओपिनियन बनाओ, जैसा वो बोल रहे हैं उन्हीं की तरह आपका भी ओपिनियन होना चाहिए। एंड डू नॉट कंसीडर अदर आइडियाज, ओपिनियन एंड फैक्ट, और जो कोई और इन लोगों के अलावा, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है उनके अलावा अगर आपको कोई कुछ चीज़ बोल रहा है तो उसको क्या है आप इग्नोर करो, उनके फैक्ट, ओपिनियन वगैरह इन सब के अंदर विश्वास नहीं करो। ये क्या काम है? ये कौन बोल रहा है हमें? इंडोक्ट्रिनेशन बोल रहा है, यानी कि पूरा ब्रेन वॉश कर देना किसी भी इंसान का, कि जो मैं बोल रही हूँ आप बस उसी के अंदर विश्वास करो, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना भी ओपिनियन रखो, और उसी के अंदर अकॉर्डिंग आप क्या है अपना एटीट्यूड रखो। यानी कि ये क्या है, हमारे ब्रेन को वॉश किया जा रहा है, कि हमें सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि हम भी उसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों की तरह सोचना स्टार्ट करें। ये होता है हमारा इंडोक्ट्रिनेशन। अब आता है एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? सीकिंग ऑफ फैक्ट एंड लर्निंग अबाउट व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट इज नॉट। ये क्या होता है कि सीकिंग ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स को देखो एंड लर्न करो अबाउट व्हाट इज ट्रू, और उन फैक्ट के अकॉर्डिंग सीखो कि क्या सही है एक्चुअल में और क्या सही नहीं है। ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमें एजुकेशन बता रही है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ क्या है गलत है, ये चीज़ ट्रू है और ये चीज़ क्या है फॉल्स है। उसके बाद आता है एजुकेशन पॉइंट आउट दैट देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ्टन टू सेम प्रॉब्लम। एजुकेशन हमें ये बता रहा है कि जैसे कि प्रॉब्लम क्या है सिमिलर है, लेकिन उस एक प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम में फंसे हैं तो उसका क्या है एक ही सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है सेम है, दोनों को ही एग्ज़ाम देना है, उनकी प्रॉब्लम सेम है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है। एक इंसान के लिए क्या सॉल्यूशन है कि वो दिन रात बैठ के स्टडी करे। एक इंसान क्या फॉलो कर रहा है, वो अभी से स्टार्ट हो चुका है स्टडी करना, यानी कि उसको एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या है पूरी रात नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है सॉल्यूशन ही है। प्रॉब्लम दोनों की क्या है एक ही है कि एग्ज़ाम है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है दोनों के पास अलग अलग है, अपने अकॉर्डिंग है। एक कह रहा है कि मैं डेली पढ़ूंगा, एक बोल रहा है कि मैं एग्ज़ाम से एक ही दिन पहले पढ़ूंगा। यानी कि प्रॉब्लम हमारी सेम थी, लेकिन हम सॉल्यूशन क्या है अलग अलग फाइंड आउट कर रहे हैं उसी प्रॉब्लम का। ये हमें कौन बता रहा है? एजुकेशन बता रहा है कि एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं कि एक ही फैक्ट के अलग अलग या एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन हमारे पास हो सकते हैं, सेम सॉल्यूशन नहीं होते। जबकि इंडोक्ट्रिनेशन बोल रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे अकॉर्डिंग, अब जो है ये साधु संत वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, ये फोर्सफुली उनको ये अपने ओपिनियन जो होते हैं उनको अप्लाई करवाना शुरू कर देते हैं कि जैसा हम सोचते हैं आप भी ऐसा ही बिलीव करना स्टार्ट कर दो। ये क्या है एक ग्रुप है, पर्टिकुलर ग्रुप है। ये आपको वर्ड याद रखना है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप बोल रहा है कि हमारे ओपिनियन, हमारे बिलीव्स को फॉलो किया जाए, किसी और को आप फॉलो मत करो। ये चीज़ें एक पर्टिकुलर ग्रुप बोल रहा है। ये है दोनों के क्या है इंडोक्ट्रिनेशन एंड एजुकेशन की एक्सप्लेनेशन। आपकी बुक के अंदर डिफरेंस दिया गया है, आप उसको जो है स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक बार जस्ट रीडिंग करा देती हूँ उन दोनों के डिफरेंसेस क्या क्या दिए गए हैं बुक के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आता है एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इन्वॉल्व्स द सीकिंग ऑफ फैक्ट्स एंड लर्निंग अबाउट व्हाट इज द ट्रुथ।
ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और क्या ट्रुथ नहीं है। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है? एम एट इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू बिलीव इन द फैक्ट्स। जो ये पर्टिकुलर ग्रुप है ये बोल रहा है कि जो हम बता रहे हैं ना उसी के अंदर बिलीव करो। उसके बाद आता है एजुकेशन कैन बी डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द डाटा दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फैक्ट्स। एजुकेशन क्या है? एक डाटा को फॉलो कर रही है जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हम एक सर्वे कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बोल रहे हैं कि एक एरिया की जो है 90% बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं और 10% स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे। यानी कि एक्चुअल में हमने डाटा कलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग फैक्ट के आंसर हमने दिए हैं। तो एजुकेशन हमें क्या है? एक्चुअल में फैक्ट बता रही है कि ये हमारा एक्चुअल फैक्ट है डाटा के बेस पर। जबकि इंडोक्ट्रिनेशन क्या बोल रहा है? ट्रेंड्स टू यूज लैंग्वेज दैट एनकम्पास एवरीथिंग, रेफर्स टू ऑल एंड एवरी। यानी कि का यूज करो, ट्रेंड टू यूज लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि सभी कुछ हम ही हैं, हमारे अलावा और कुछ नहीं है। एजुकेशन पॉइंट आउट दैट देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ्टन टू द सेम प्रॉब्लम। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। इंडोक्ट्रिनेशन क्या बोलता है? ओनली वन सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। ये बोल रहा है कि एग्जाम है, पढ़ना है यानी कि एग्जाम के लिए पढ़ना है। ये बोल रहा है कि बस एक ही सॉल्यूशन है इसका कि तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग स्टडी करना है। जबकि दूसरा क्या बोल रहा है? एजुकेशन क्या बोल रहा है कि सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रॉब्लम एक ही है लेकिन सॉल्यूशन हम सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है। कोई है 7 दिन है, मतलब जितने भी दिन बचे हुए हैं वो उनमें स्टडी करेगा। कोई कहेगा मैं मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्या है, छोटी सी है और मैं एक ही दिन में इसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ। यानी कि ये तो एजुकेशन को बोल रहा है अलग अलग सॉल्यूशन, और ये बोलता है कि एक ही सॉल्यूशन है कि आपको 10 के 10 ही दिन पढ़ना पड़ेगा या आपको 10 के 10 दिन नहीं पढ़ना। मतलब कि प्रॉब्लम एक ही है, सॉल्यूशन भी ये क्या बोल रहा है? एक ही होगा, अलग अलग सॉल्यूशन नहीं दिए जाएंगे। Education use statistical analysis to encourage thought towards reasoning and proposed solution finding। एजुकेशन जो है डाटा का यूज़ कर रही है, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि डाटा का यूज़ कर रही है वो। उसकी वजह से क्या है? हमारी स्टैटिस्टिक में ही होता है ना, डाटा से ही स्टैटिस्टिक बनी हुई है बेसिकली। यानी कि जो भी उसके जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है हम रीजनिंग करें और उसके बाद हम अपना सॉल्यूशन निकालें। जबकि क्या है? इंडोक्ट्रिनेशन क्या बोलता है कि नो एनालाइज ऑफ साइज, ड्यूरेशन, कंट्रोल, सब्जेक्ट, क्राइटेरिया और द ड्यूरेशन ऑफ गैदरिंग ऑफ दो स्टैटिस्टिक। ये बोलता है कि ऑफ्टन यूज स्टैटिस्टिक। इंडोक्ट्रिनेशन क्या कर रहा है कि ये यूज़ तो कर रहा है डाटा का, लेकिन कोई एक्चुअल में एनालिसिस फैक्ट वगैरह का कुछ नहीं है इनके पास। मतलब कि ना कोई सब्जेक्ट, कंट्रोल, क्राइटेरिया, कोई भी चीज़ें क्या है नहीं है स्टैटिकल वे से। एजुकेशन इज अनबायस्ड, इट इज़ फाउंडेड इन फैक्ट्स एंड is not there to persuade anyone to come up with a certain belief। एजुकेशन अनबाइज्ड है और क्या है, ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन ये कभी भी ऐसे नहीं कह रही कि तुम एक ही बिलीफ को फॉलो करो। जबकि इंडोक्ट्रिनेशन कह रहा है ये एक एजेंडा है, एंकरेज करना किसी को भी कि ये चीज़ें जो हैं फॉलो करें। ये आपके पेज के ऊपर दिया गया है, 21 पेज है, और इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन और इंडोक्ट्रिनेशन हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। टीचिंग एंड ट्रेनिंग के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब जो है हम इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन है क्या? डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग जो होती है और नॉलेज हमारी किसी भी चीज़ के बारे में इंक्रीज होती है। उसके बाद आता है रिलेटेड टू टीचिंग। जो टीचिंग है और इंस्ट्रक्शन है ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उसके बाद आता है बिल्ड माइंड एंड नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। ये हमारे माइंड को बिल्ड करने में यानी कि बनाने में मदद करती है और साथ के साथ हमें नॉलेज देती है फैक्ट्स के बारे में। इंस्ट्रक्शन जो है अनडेमोक्रेटिक मेथड है। डेमोक्रेटिक यानी कि जिसके अंदर हमें आज़ादी हो, और अनडेमोक्रेटिक यानी कि कोई भी हमें जो है छूट नहीं मिलेगी इंस्ट्रक्शन के अंदर। मच मोर देन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ये टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों से ही बड़ा है। अभी जो हमने स्टडी किया कि ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग क्या है? सबसेट है किसका? टीचिंग का। ये हमारा टीचिंग है और टीचिंग भी क्या है? इंस्ट्रक्शन के अंदर आ रहा है। मच मोर देन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, यानी कि
इंस्ट्रक्शन के अंदर हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग भी क्या है, इंक्लूड है। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन क्या है, एक सिस्टमेटिक, स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्टिव है, यानी कि सिस्टमेटिक वे से हमारे इंस्ट्रक्शन चलेगी। एक स्पेसिफिक थिंग के लिए हम जो है किसी भी काम करने के लिए जो है हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक इसका खुद का ही एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है। प्रोसेस ऑफ लीडिंग द लर्नर थ्रू सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है लर्नर को एक सीक्वेंस में सिखाया जाएगा। कोई भी जो भी वो काम कर रहा होगा उसको एक सीक्वेंस में अच्छे से लर्न कराया जाएगा या फिर सिखाया जाएगा। फिर आता है मे बी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोसेस हो सकता है एजुकेशन का, बट नॉट एजुकेशन इटसेल्फ। इंस्ट्रक्शन जस्ट हमें हेल्प कर रहा है नॉलेज को गेन करने में, लेकिन ये एक्चुअल में हमारी क्या है, एजुकेशन नहीं है, ये जस्ट एक प्रोसेस है एजुकेशन को पाने का। इंस्ट्रक्शन क्या है, ऑलवेज फॉर्मल, बट टीचिंग एंड ट्रेनिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और हमारी इंस्ट्रक्शन कैसे होंगे, हमेशा ही फॉर्मल होंगे। एक टीचर क्लास के अंदर आएगा तो वो कैसे इंस्ट्रक्शन देगा, फॉर्मल वे में ही देगा। वो इनफॉर्मल वे में अगर नहीं देगा, अगर वो इनफॉर्मल वे में बात कर रहा है तो इसका मतलब वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं होता। इंस्ट्रक्शन हमेशा कैसा होता है, फॉर्मल में होता है, इनफॉर्मल में नहीं होता। लेकिन जो हमारी टीचिंग है और ट्रेनिंग है, ये दोनों फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकती हैं। एक टाइम पर आपका टीचर जो है फ्रेंड की तरह भी बिहेव कर सकता है, जो ट्रेनर है वो भी एक टाइम पर फ्रेंड की तरह बिहेव कर सकता है, क्लास में मजाक भी कर सकता है। यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या है, हमारी फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। लेकिन जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो कभी भी क्या है, इनफॉर्मल नहीं होगा। कन्फाइंड टू क्लासरूम, इंस्ट्रक्शन जो है क्लासरूम तक ही सीमित है। ऐसा नहीं होगा कि इंस्ट्रक्शन, आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी है, अपनी क्लास के बच्चों को दी है, तो वो दूसरी क्लास वाले बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी कि कन्फाइंड टू क्लासरूम, क्लासरूम तक ही रहेगी। और एंड इन क्लासरूम इटसेल्फ, जब आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो आपकी जो दी गई इंस्ट्रक्शन है वो भी क्या है, समाप्त हो जाएगी। ये बस क्या है, एक क्लासरूम के अंदर का पार्ट है। पूरे स्कूल में आप जो है अपनी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकते कि कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है आप अपनी क्लास के स्टूडेंट से करा सकते हैं, क्लासरूम पीरियड के अंदर करा सकते हैं। लेकिन जब क्लासरूम ख़त्म होगी तो जो आपकी इंस्ट्रक्शन है वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ये जो पार्ट है ये हमने इंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी किया है।